हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार झा स्वागत करता हूं आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि हमारा जो रैंक बूस्टर सीरीज है उसमें हम पुराने पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज में मैं आपके लिए आज BHU BSc AG का जो 2019 का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस पेपर में मैं आपको बता दूं, इस पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखते जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन आप देखते जाएंगे। मैं हर एक क्वेश्चन जिसका जो एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और ये लगातार आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड की जाती हैं। उसमें BSc AG, BSc मैथ्स, BSc बायो, BSc नर्सिंग, इसके अलावा BA LLB, BA आर्ट्स एंड सोशल और LLB कोर्सेज के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दिए हुए लिंक से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पेपर डिस्कस करते हैं। आप सभी क्वेश्चन नंबर 101 खोल लेंगे क्योंकि बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम बॉटनी पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आयरिश फेमिन ऑफ 1845 वाज कॉज्ड बाय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है आयरिश फेमिन 1845 में जो हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे क्योंकि आलू का अकाल पड़ गया था। आलू के अकाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे। ये आयरलैंड में हुआ था और इसका जो रीजन है जो हमारे ऑप्शन में है वो मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन अल्टरनेरिया सोलेनी, सेकंड ऑप्शन सिनकाइटेरियम एंडोबायोटिकम, थर्ड है हमारा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस और फोर्थ है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन जो है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नाम की चीज़ तो नहीं है, पर इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जो कि आयरिश फेमिन का जो रीजन है, इसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में एक बीमारी, एक डिजीज कॉज करता है जिसे क्या कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इस बीमारी के कारण आयरलैंड में आलू का अकाल हो गया और वहाँ आलू पे लोग इस तरह से आश्रित थे, इसके कारण एकदम से आलू का अकाल पड़ने के कारण लोग भुखमरी से मारे गए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 102 एम्ब्रॉय इज नॉट प्रेजेंट इन। ठीक है, हिंदी में भ्रूण अनुपस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जिम्नोस्पर्म, सेकंड ब्रायोफाइट, थर्ड टेरिडोफाइट और फोर्थ एल्गी। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एम्ब्रियो जिसमें प्रेजेंट नहीं होता उसे कहते क्या है। तो जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता है उसे थैलोफाइट्स बोला जाता है। और थैलोफाइट्स के अंदर हमारा जो हम आप प्लांट डाइवर्सिटी जो पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आप मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर माइकोटा और बाद में प्लांट में आप जाते हैं। प्लांट में सबसे पहले हम एल्गी पढ़ते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और लास्ट में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो हमारे थैलोफाइट्स हैं वो सभी आते हैं जो जिनमें कि एम्ब्रियो नहीं बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो नहीं बनता वो कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा पूरा प्रोटिस्टा आ जाएगा और फिर माइकोटा भी, माइकोटा जिसमें फंजाई आते हैं उसको कहा जाता है। और अगर हम प्लांट डाइवर्सिटी में पहुंचते हैं तो प्लांट डाइवर्सिटी में एल्गी इसमें आ जाता है। उसके बाद से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि एम्ब्रियो इज नॉट प्रेजेंट इन। तो देखिए, ये अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो वो हमारा आंसर चला जाएगा, क्योंकि जितने भी थैलोफाइट्स होते हैं उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास है ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एल्गी। तो देखिए जितने भी है, एल्गी के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट और फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो आप जो पढ़ते हैं एक सीरीज में पढ़ते जाइए। तो मैंने बता दिया, जो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर माइकोटा, फिर एल्गी। ये प्लांट डाइवर्सिटी में एल्गी तक जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की तो उसमें भी होगा, उसके बाद मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स की तो उसमें भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसमें भी होगा। तो इस कारण हमारा जो आंसर है वो क्या चला जाएगा, फोर्थ, जो कि क्या है, एल्गी।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103। ठीक, तो 103 में हमसे क्या पूछा गया है, वन कैरेक्टर कॉमन इन ऑल टेरिडोफाइट्स इज, कि मतलब सभी टेरिडोफाइट्स में कौन सा कैरेक्टर है जो कि सामान्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी डेवलपमेंट की सीरीज है, जो कि अभी मैंने आपको 102 क्वेश्चन और 103 क्वेश्चन, देखिए एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप भी जब पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ा कीजिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले इसने हमसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि एम्ब्रॉय इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है। तो इसी तरह जब हम प्लांट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या था, एम्ब्रॉयो था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एम्ब्रॉय फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। एम्ब्रॉय फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रायोफाइट से, ठीक है। इसी तरह एम्ब्रॉय तो बन गया, लेकिन ओव्यूल्स नहीं थे। फिर कहीं ना कहीं जाके ओव्यूल फॉर्मेशन हुआ। तो ओव्यूल फॉर्मेशन कहाँ होता है, जिम्नोस्पर्म में। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल तो बन जाता है, पर वो ओव्यूल कवर्ड नहीं होता है। तो कवर कहाँ जाके होता है, एंजियोस्पर्म में। तो इसी तरह से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है हेट्रोस्पोरी, तो हेट्रोस्पोरी आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कुछ टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी पाया जाता है और कुछ में होमोस्पोरी पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाएगा। फिर लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया, ये भी सभी टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि इसने हमसे पूछा है वो कैरेक्टर जो सभी टेरिडोफाइट्स में हो। तो देखिए हम सीधा आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे, जो कि क्या है, अब्सेंस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल मैंने क्या बताया आपको कि जिम्नोस्पर्म से बनना स्टार्ट होता है, उससे पहले ओव्यूल नहीं पाया जाता। तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल की अनुपस्थिति सभी टेरिडोफाइट्स में मौजूद होगी। अनुपस्थिति मतलब ओव्यूल नहीं पाया जाएगा किसी भी टेरिडोफाइट में। तो इसका आंसर क्या चला गया, फोर्थ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द स्पर्म ऑफ फर्न इज, ठीक है। द स्पर्म ऑफ फर्न इज, हमारा ऑप्शन है यूनिसेल्यूलेट, यूनिसिलेट, सेकंड है बाइसिलेट, थर्ड है टेट्रासिलेट और फोर्थ है मल्टीसिलेट, ठीक है। तो इसमें अब एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। ये जब आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो आपको ये, क्योंकि हमारा जो चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी इसका आप कई बुकों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसे, अगर आपको एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी अच्छी बुक को पढ़ते हैं या फिर पढ़ते टाइम आप इंटरनेट यूज करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगा कि जो फर्न का जो स्पर्म होता है वो मल्टीसिलेट होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, 105। 105 क्या कह रहा है, फर्न स्पोरेंजियम ब्रस्ट एट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी ब्रस्ट करेगा, जहाँ से कि पोलन ग्रेन वगैरह निकलते हैं स्पोरेंजियम से, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनुलस, सेकंड स्टोमियम, थर्ड क्या है, ओस्टियोल, और फोर्थ क्या है, ओपरकुलम। तो ये भी याद रखिएगा, स्टोमियम होता है जो उसका माउथ होता है, मुख होता है, तो वहाँ से वो फटता है। स्टोमियम का मतलब भी मुख ही होता है। अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो स्टोमियम मतलब माउथ से ही हम बोलेंगे। तो वो जो उसका जो माउथ होता है वहीं से वो फटता है, और जब वहाँ से उसके स्पोरेंजिया बाहर निकल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 106। ये 106 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, विंग्ड पोलन ग्रेन्स जो कैरेक्टर है वो जिम्नोस्पर्म का है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल ढूंढना होगा। 4 ऑप्शन है, उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सी स्पीसीज जिम्नोस्पर्म की है, ठीक है। क्योंकि देखिए और किसी में नहीं पाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जिम्नोस्पर्म ढूंढेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें जिम्नोस्पर्म का एक ही ऑप्शन रहेगा और आप इजीली लगा जाएंगे अपना आंसर। लेकिन यहाँ क्या है, जिम्नोस्पर्म के दो एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा देखिए, जो मैंने बताया आपको, जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, लेकिन सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा ये फिक्स है,
लेकिन सभी जिम्नोस्पर्म में होगा ये फिक्स नहीं है। इसलिए इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम दो ऑप्शन फटाफट छांट सकते हैं, टेरिस जो कि टेरिडोफाइट है, तो ये तो ऑप्शन हमारा आंसर कभी नहीं जाएगा। और उसके अलावा ये जो हमारा है सिलेजिनेला, ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो गया ब्रायोफाइट। अब हमारे पास जिम्नोस्पर्म के दो एग्जाम्पल बचते हैं, थर्ड और फोर्थ, पाइनस और साइकस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है और आपने क्वेश्चंस काफ़ी कम किए हैं तो आप यहाँ पे 50-50 यूज करके एक जहाँ पे हम बात करते हैं कहीं पे एग्जाम में तुक्का लगाने की, तो वो ऐसे जगह पे आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और तब जब आप काफ़ी पीछे रह रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कभी भी गलती ना करिए, क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव पॉइंट बढ़ाता है और आपको पीछे लेके आता है। तो इसलिए अब हम जाते हैं अपने सही आंसर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया सभी जिम्नोस्पर्म में, ऐसा नहीं है कि विंग्ड पोलन ग्रेन सभी जिम्नोस्पर्म में होगा। तो इसका आंसर क्या है? पाइनस। तो याद रखिएगा पाइनस में जो होता है वो विंग्ड पोलन ग्रेन होता है, साइकस में नहीं होता है। साइकस भी एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का है पर या उसके पास विंग्ड पोलन ग्रेन नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 107 पे, ठीक है। 107, ये 107 क्या बोलता है? इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज 36, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब क्या समझते हैं आप? 2n, समझ गए इतना? तो 2n की वैल्यू हमें कितना दे दिया? 36, क्योंकि n जो है किसको बताता है? हमारे जीनोम को। तो अगर कोई चीज हैप्लॉइड होती है, जानते हैं आप कई सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैप्लॉइड्स हैं, तो हैप्लॉइड में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ n, और डिप्लॉयड में क्या लिख देंगे? 2n। ऐसे ट्रिप्लॉइड में क्या लिख देंगे? 3n। तो इसी तरह से हमारे पास दिया गया है कि इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म, ठीक है। हिंदी में मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को। यदि एक आवर्तजीवी में द्विगुणित संख्या 36 है, तब इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा मैथ्स हल्का फुल्का सा, 2n इक्वल टू आपको क्या दे दिया? 36। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? n इक्वल टू कितना हो गया? 36/2। तो n इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 18, ठीक है। तो आपको और किसकी प्लॉइडी पूछिए? हमसे पूछिए एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो आप याद रखेंगे वो कितना होता है? एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है हमारा 3n। कैसे होता है? क्योंकि एंडोस्पर्म आप जानते हैं, ये मैंने बना दिया एक एम्ब्रॉयो सैक, ठीक है। एम्ब्रॉयो सैक में क्या होता है? इधर एग सेल होता है, एग सेल। यहां पे जब मेल गैमेट आता है तो इसके फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? एम्ब्रियो। लेकिन जो बीच में एक सेल होती है जिसमें कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। उसके साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तब क्या बनता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो ये जो चीज है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है? पहले से ही 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये कैसे होते हैं ये हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, अपने सिलेबस में पढ़ चुका है कि कैसे ये एक सबसे पहले 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक ऊपर से आता है, एक नीचे, एक अपोजिट, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और वहां जाकर के लगातार वो डिवाइड होते हैं और फिर सेल्स बनाते जाते हैं। फिर उसमें से क्या होता है? 2 न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में आ जाते हैं, वो एक सिंगल सेल बनाते हैं, ठीक। तो उसके बाद तो 2 जो बाकी के सेल्स जो भी है यहाँ पे जो है तो एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सारे के सारे ये सेल सभी डेड हो जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद। बस 2 ही सेल जो है आगे बढ़ती हैं, एक तो एग सेल और दूसरा जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दोनों से मेल गैमेट फ्यूज होते हैं। तो एंडोस्पर्म जिससे बनता है उसमें ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस पहले से हैं, तो एक मेल गैमेट आएगा तो तीसरा न्यूक्लियस आ जाएगा, तो उससे उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3 न्यूक्लियस होने से उसकी प्लॉइडी हो जाती है 3n, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको 2n की वैल्यू दे दिया है और 3n की वैल्यू पूछा है। तो सीधा सीधा ये बायोलॉजी आपसे उसने नहीं पूछा है, उसने आपसे 2nd क्लास का मैथ्स पूछ लिया है, ठीक है। तो 2n की वैल्यू आपको दे दिया है और 3n पूछ लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बायोलॉजी नहीं है, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होती है वो कितनी होती है, तभी आप आंसर बता पाएंगे। तो इसका आंसर कितना चला जाएगा?
2 इंटू 18 इक्वल टू 44। तो ये जो है थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 108 ये क्या कह रहा है हमारा, पेरोक्सिसोम्स आर रिलेटेड टू। देखिए सबसे पहले जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि RuBp जो होता है वो किससे जुड़ता है, CO2 से, ठीक है, CO2 से जुड़ता है। इन्वायरमेंट में होता क्या है, CO2 और O2 दोनों होते हैं, पर ये जुड़ता किससे है, CO2 से। लेकिन ये कब जुड़ता है, जब CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जब CO2 की जगह O2 ज़्यादा हो जाएगा इन्वायरमेंट में, तो RuBp जो है O2 से जुड़ जाएगा। मतलब सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि इसका नेचर एक दूसरे की क्वांटिटी पे जो CO2 और O2 है उस पर डिपेंड करेगा। इसका किसी से भी इतनी गहरी दोस्ती नहीं है कि ये उसी के साथ जाए। ये जब देखता है जिसके साथ फायदा है उसके साथ निकल लेता है, ठीक। तो जब O2 ज़्यादा होगा तो RuBp O2 से जुड़ जाता है, और उस दौरान जो हमारा एनर्जी का जो है लॉस हो जाता है, 2 ATP का लॉस होता है। तो ये O2 से जब जुड़ता है तो उसी चीज़ को बोला जाता है हमारा फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन, मैंने गलत बोल दिया, फोटो रेस्पायरेशन बोला जाता है। तो फोटो रेस्पायरेशन ये कब होता है, जब RuBp O2 से जुड़ता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये सेल के पेरोक्सिसोम में होती है। तो इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पेरोक्सिसोम किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, फोटो रेस्पायरेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 109 क्या कहता है, टीनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ। तो ये कुछ इसमें बताने वाली बात है नहीं। टीनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहा जाता है। ये आप NCERT में जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे बाकायदा वहाँ ये लाइन लिखी हुई है, तो डायरेक्ट वहीं से लाइन पूछा गया ये। तो आप इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। तो अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 110। तो उसमें क्या पूछा हमसे, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, ठीक है। क्रेब्स साइकिल किसमें घटित होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइटोप्लाज्म, सेकंड क्या है, क्लोरोप्लास्ट, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन के अलावा इस क्वेश्चन से जुड़ी बातों से मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। जैसे कि ये सेल है, सेल में अगर हम बात करें, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें जब भी हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की प्लांट्स में, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो किस में चलता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आपसे इसने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार क्रेब साइकिल पूछा है, अगर 2019 में क्रेब साइकिल पूछा है तो 2020 में हो सकता है आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। आप जानते हैं ना पूरा, अगर NCERT ढंग से पढ़े होंगे आप तो उसमें बाकायदा लिखा भी हुआ है, ये ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके आगे की जो प्रोसेस है रिएक्शन की, जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। हालांकि इसने इतना आपको इसे स्पेसिफाई करके ऑप्शन नहीं दिया, इसने सीधा माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो होता है वो क्रेब साइकिल चलता है, ठीक है। और एक चीज और होती है, वो क्या होती है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो वो कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये तीन चीजें जो आपको हमेशा क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं तीनों पूछता रहता है। कभी ये पूछ लेता कि ये किस जगह होता है, कभी ये कभी वो। तो अगर इसने आपसे इस बार क्रेब साइकिल पूछा है तो हो सकता है आपसे ETS पूछ ले या आपसे ग्लाइकोलिसिस पूछ ले। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म, उसके और जो हमारा क्वेश्चन है क्रेब साइकिल वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो ETS पूछेगा तो उसका आंसर क्या चला जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है, 111। तो 111 क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। ठीक है, C4 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही होता है। तो देखिए दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C3 और C4। दोनों में जब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की तो सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है कि CO2 एक्सेप्टर कौन है। तो जब बात करेंगे हम C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, RUBP ये होता है CO2 एक्सेप्टर। ये कितना कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो कि CO2 से जुड़ता है। तो जो प्रोडक्ट बनाता है, पहला जो इसका स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, PGA। ये क्या है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आप सोचेंगे 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन इक्वल टू 3 कार्बन कैसे हो सकता है, जी नहीं, ये है 6 कार्बन ही, क्योंकि PGA के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, इक्वल टू 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, समझ गए। इसी तरह C4 प्लांट्स में जो होता है वो फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, वो होता है PEP। इस जैसे कि RUBP को रुबिस्को एंजाइम प्रमोट करता है, इसी तरह इस PEP से CO2 के जुड़ने को पेप्केज एंजाइम जो है प्रमोट करता है। और इसी तरह ये भी PEP जो है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि क्या बना देता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कितना होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये पेप्केज जो है एक CO2 से जुड़ करके OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कहा जाएगा C4 प्लांट्स का। तो इसमें एक्सेप्टर कौन हो गया, PEP। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसी के साथ चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, स्पाइन्स इन ए कैक्टस आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो देखिए ये याद करने वाली चीज़ है, आप जाइए प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़िए, और कैक्टस का जो स्पाइन है वो किसका फॉर्मेशन होता है, वो होता है लीव्स का, पत्तियों का। तो होता क्या, देखिए कैक्टस जो है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कैक्टस का जो तना होता है, जो स्टेम होती है, काफ़ी मोटी और हरे कलर की होती है। ठीक है, तो काफ़ी मोटी और हरे कलर की होती है। तो वो क्यों हो जाती है ऐसी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने लगती है। ठीक है, कैक्टस और यूफोर्बिया, इसमें हम बात करें तो क्या होता है, जो स्टेम मोटी होकर के हरे कलर की हो जाती है और वो जो है फोटोसिंथेसिस करने लगती है। तो फोटोसिंथेसिस का काम बाकी प्लांट्स में अगर हम बात करें तो किसका है, लीव्स का। तो लेकिन यहाँ वो काम कौन कर रहा है, वो काम कर रहा है स्टेम। तो जब वो उसका काम कर रहा है तो वो लीव्स का तो कुछ काम नहीं हुआ, तो वो कुछ ना कुछ अलग काम करने की कोशिश करेगा जिससे प्लांट को कुछ और फायदा हो। तो वो क्या होता है, वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाता है, जिससे कि जानवर उसे खा ना पाए या उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये कॉमन सेंस है। अगर आपसे पूछा जाए किस में लीव जो है वो स्पाइन में बदलेगा, तो ध्यान रखिए लीव्स जो है उसमें स्पाइन में बदलेगा जिसमें लीव का काम कोई और कर रहा हो। लीव का काम कोई और कब कौन करता है, स्टेम जिसमें फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, उसी में जो है लीफ जो है वो आपकी स्पाइन में बदलेगी। ठीक है, ये सिर्फ रटने का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये भी है कि हम उसे नॉर्मल सेंस के साथ भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर चला जाएगा 112 का आंसर चला जाएगा क्या, थर्ड। जो इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है, 113 क्या पूछ रहा है, कोकोनट फ्रूट इज। ठीक है, कोकोनट फ्रूट इज, तो क्या होता है ये, ड्रूप फ्रूट होता है। ठीक है, अंदर का हिस्सा काफ़ी कठोर होता है, ऐसे फलों को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अगला क्वेश्चन, स्टिपुल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल एज। देखिए ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। ये इसका आंसर फर्स्ट स्माइलेक्स जाएगा, इसी में स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल में बदल जाता है। इसमें भी आपको याद करना होगा, इसमें जाइए ढंग से जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट की वो अच्छे से याद कीजिए। अब हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 115 वो क्या कहता है, स्टेमन्स आर ब्रांच्ड इन। ठीक है, तो ब्रांच स्टेमन्स किस में पाए जाते हैं, यूफोर्बिया में पाए जाते हैं। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलामन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ। तो वेलामन जो होता है, सबसे पहले मैं वेलामन के बारे में बता दूं। वेलामन जो होता है ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो बाकी जो प्लांट्स होते हैं तो वो ये किस में पाया जाएगा, आप थोड़ा सा ही कॉमन सेंस लगाइए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो थोड़ा सा सेंस लगाइए किस में पाया जाएगा, जो प्लांट्स अपना खुद, मॉइस्चर मतलब क्या, पानी, तो जो प्लांट्स खुद अपना पानी ले लेते हैं उन्हें तो जरूरत नहीं होगी इसकी, तो उसमें तो ये पाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो प्लांट्स जिनके जो खुद पानी नहीं ले पा रहे हैं उनमें ये पाया जाएगा। तो कौन से प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट्स। जो एपीफाइट्स होते हैं उनमें उन्हें जो पानी की जरूरत होती है तो क्या करती है, इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को। तो वेलामन जो है वो एपीफाइट्स में पाया जाता है। और एपीफाइट्स का एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं, एक ही है इसमें, वो क्या है, ऑर्किड्स। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑर्किड्स। आंसर क्या चला जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग कोडन इन जेनेटिक कोड। ठीक है, निम्न में से कौन जेनेरिक कोड में समाप्त करने वाला कोडन है। देखिए मैं बता देता हूं, तीन जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग कोडन कहे जाते हैं, UGA, UAG और UAA। ये तीन आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। तो एनसीईआरटी आपने अगर ढंग से पढ़ी है तो बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है इसको, तो आप देखिएगा ये तीन जो होते हैं टर्मिनेटिंग कोडन है। कभी भी आपसे पूछे जाएं तो गा, UAG, ठीक है, इसको याद रखिएगा और यही आंसर जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। आपसे सीधा सीधा पूछा है ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल। चार ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा है कि अगर आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा है अपनी बुक में तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उसमें से ढूंढ के बताइए कौन सा एग्जाम्पल जो है वो ब्रायोफाइट का है। आपको दिया क्लब मॉस, रिमाइंडर मॉस, आयरिस मॉस, बॉग मॉस। तो जो बॉग मॉस होता है ये है ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। ठीक है, तो दो तरह के, देखिए आप, डीएनए पहले क्या होता है, ट्रांसफर जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे जेनेटिक कोड में होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो वो पहले क्या होता है, डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में। और जब प्रोटीन जो होता है वो लास्ट फॉर्म होता है जिसमें कि आप जो इंफॉर्मेशन है वो छुपी होती है। तो डीएनए से जो आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा, वही आपसे ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, यही आपसे पूछ रहा था इनडायरेक्टली वो, कि डीएनए से आरएनए में जो सूचना का स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस इज अब्सेंट इन। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, ये आपसे जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जेनेटिक्स से। तो कंप्लीट डोमिनेंस किस में अब्सेंट होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो मिराबिलिस जाबलापा जाएगा। आप एनसीईआरटी में जाइए, पढ़िए, वहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्लीट डोमिनेंस जो जिसमें नहीं पाया जाता है उसका एग्जांपल क्या है, मिराबिलिस जाबलापा। बाकी पाइसम सटाइवम तो नॉर्मल है। तो यही एक स्पेशल केस है जिसमें कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं पाया जाता। एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एल्नस रूट इज ड्यू टू। ये भी आप क्वेश्चन जो है सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एल्नस रूट, ठीक है, तो एल्नस रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है ये पूछ रहा है। तो वो कौन से जीव के द्वारा होता है, फ्रैंकिया। ठीक है, फ्रैंकिया के द्वारा होता है। और जो भी दलहन फसलें होती है ना हमारी, उसमें किसके द्वारा होती है, राइजोबियम के द्वारा। और एल्नस में किसके द्वारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्रैंकिया के द्वारा। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122
क्या पूछ रहा है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पहले से आपको याद होगा, बहुत छोटी क्लास में से ही याद रहता है। लाइगेज जो है हमेशा जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये एक फेविक्विक भी कहा जाता है, हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका फेविक्विक कहा जाता है। ये दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के काम आता है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 ये क्या कहता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन, ठीक है। कीट भक्षी पौधे उस मृदा में उग सकते हैं जिसमें कमी होती है। तो सबसे सोचिए, कीट भक्षी वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो इंसेक्टिवोरस सबसे पहले हमें साइंस में सोचना होता है। तो प्लांट्स, सोचिए कि प्लांट्स तो यार खुद अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फिर आखिर उन्हें इंसेक्टिवोरस बनने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स खा रहे हैं प्लांट्स वो भी, तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो उन्हें कमी रह जाती होगी तभी। तो इसी कारण वो इंसेक्ट्स को खा करके उस चीज़ की भरपाई करते हैं। तो होता क्या है, जब जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपने इंसेक्ट्स को खा करके उनसे अपने नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आरक्यू ऑफ फैटी सब्सटेंस इज जनरली, ठीक है। फैटी एसिड जो है या फिर फैटी सब्सटेंस जो है उनका आपसे आरक्यू पूछ रहा है। तो आरक्यू आपने पढ़ा होगा। तो आरक्यू क्या होता है, रेस्पायरेशन कोफिशिएंट। रेस्पायरेशन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो आरक्यू भी क्या होता है, CO2/O2, ठीक है ना। कितना O2 लेकर के कितना CO2 बाहर निकाला, यही कहलाता है। ये जिस चीज़ में जितना ज़्यादा होता है आरक्यू की वैल्यू, वो चीज़ उतनी अच्छी है हमारे लिए। तो आरक्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्रोटीन में। कितना होता है, 0.9 प्रोटीन में होता है। और जो इसने बात की है फैटी सब्सटेंस की, तो उसका अप्रोक्स 0.7 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 0.7 क्या आप सभी जानते हैं, लेस देन 1। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। ऑलवेज अपराइट, तो ऑलवेज अपराइट का मतलब, पिरामिड का मतलब क्या हुआ, इस तरह का कुछ पिरामिड होगा, है ना। नीचे की तरफ तो वो क्या हो, नीचे की तरफ तो वो ब्रॉड हो और ऊपर की तरफ नैरो होता चला जाए। अगर पिरामिड ऐसा हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इस तरह के पिरामिड को हम उल्टा कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पिरामिड्स कह रहा, पिरामिड ऑफ नंबर। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए एक पेड़ है, अगर हम एक पेड़ की बात करें तो उस पेड़ पे बहुत सारी पक्षियां रहती है। तो ये जो बेस होता है, तो आपको याद है ना, ये सबसे पहले किसको बताता है, उत्पादक को, ठीक है। सबसे पहला जो ये होता है, और जो फर्स्ट जो पिरामिड का जो दूसरा स्टेप है किसको बताता है, प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को बताता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर, अगर हम सबसे पहले एक पेड़ को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो उस पेड़ में क्या हुआ, नंबर 1 हुआ। लेकिन उसके आगे जाएंगे, उस पेड़ पर कई सारे पक्षी रहते होंगे, तो उस पक्षियों का नंबर क्या हो जाएगा, ये पेड़ अगर 1 है, पक्षियों का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए हमें क्या शो करना होगा, इसको बड़ा बना के शो करना होगा। तो क्या हो सकता है, पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो इसने पूछा हमसे हमेशा सीधा हो, तो सीधा ये वाला कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट, इसके बाद फिर देखिए, फिर बोल रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें एक्वेटिक जगहों पे, तो उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर जो होते हैं, मान लीजिए प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कितना होता है, बहुत कम। उसके आगे फिर उसको फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मैंने बना दिया, देखिए छोटा सा। उसके बायोमास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, बायोमास की बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे उस फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, छोटी मछलियाँ जो प्लैंक्टन खा लेती हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर तो हमारा सब छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके आगे की बात करें, उन जो प्लैंक्टन्स को क्या खाते हैं, छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियों का वेट उससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा,
फिर बात करें सबसे आगे, सबसे लास्ट में मान लीजिए छोटी मछलियों को भी कौन खा जाती है, व्हेल, शार्क वगैरह खा जाती है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो वापस से देखिए एक उल्टा पिरामिड बन गया, तो ये आंसर भी नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा अपने आंसर की तरफ। ठीक है, जो हमारा आंसर क्या है, थर्ड क्यों है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्योंकि ब्लैकमैन जो है उसने क्या कहा था, एनर्जी जो है हमेशा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर में होगी और उसके बाद क्या हमेशा 10% कम होती जाएगी। जो भी प्रोड्यूसर हैं उसमें जो एनर्जी रहेगी उसमें से वो उसका सिर्फ 10%, मतलब मान लीजिए मेरे पास अगर मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास अगर 100 किलो कैलोरी अगर एनर्जी है, तो मैं अगले लेवल पे जो ट्रांसफर करूंगा, अगर मुझे कोई खा जाता है तो उसके पास कितनी कैलोरी जाएगी, सिर्फ 10 किलो कैलोरी। ठीक है, तो मेरा सिर्फ 10% जाएगी, 90% मेरे पास ही रह जाती है। तो एनर्जी जो है हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल पे घटती जाएगी। तो एनर्जी में अगर हम सबसे पहले बनाते हैं, बेस जो बनाते हैं, जो कि कौन होता है, प्रोड्यूसर, तो सबसे बड़ा बनेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो एनर्जी का पिरामिड जो है हमेशा सीधा होगा। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया होगा 125 का आंसर फर्स्ट। जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मुझे आशा है कि समझ में आपके आया होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से ये आशा करता हूं कि हमारा जो ये रैंक बूस्टर प्रोग्राम है, जो सीरीज है, आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। और जिस तरह से आपको पसंद आ रहा है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।